छुट्टी मिल गई। तो वहाँ से मैं घर पहुँच गया, तभी मुझे पुलिस आया तो मेरे साथ बहुत लोगों को अरेस्ट करके यहाँ पुलवामा में रखा गया। फिर वहाँ से शिफ्ट किया एरिया पापोरा में सर। यहाँ से ना हमें घर जाने की इजाजत दे रहे हैं, ना हमें किसी लोगों के पास जाने की इजाजत मिल रही है। यार मेरे पास तकरीबन 20-25 आदमी है, जो 5 सरपंच है और डीडीसी भी, इनको भी जाने की इजाजत नहीं दे रही है। अगर हम बाजार से कुछ लाना चाहते हैं तो उनको भी पीसीआर पुलवामा को फोन करना है, जब भी वो इजाजत मिलती है, अगर नहीं तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो कि रिजाइन करने पर मजबूर किया पुलिस ने, क्यों पुलिस ही तंग भी इनको कर रही है कि यहाँ इंडिया में रखने के लिए, जबकि इनके पास इतने प्रॉब्लम है कि इनके पास पैसे भी नहीं, कपड़े भी नहीं, कुछ भी नहीं इनके पास है। ये लोग रो रहे हैं यहाँ कि हमें क्या गलती से हमने फार्म भर दिया, हमें इंडिया में बंद रखा गया। इनको कोई भी इजाजत, बाहर जाने का कोई इजाजत नहीं है। मंजूर साहब, इंतजामिया से कोई बात हुई है, किसी आपके जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर है पुलवामा, उनसे इस हवाले से कोई बात हुई है कि आपको बाहर क्यों आने नहीं दिया जाता है, आप कैसे लोगों के पास जा सकते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी का मामला है। क्या आप किसी को सिक्योरिटी आज तक दी गई है इन जो डीडीसी कैंडिडेट्स है? हाँ, बहुत लोगों को सिक्योरिटी मिल रही है, मगर हमने तो पहले इनकार कर दिया कि हमें कोई खतरा नहीं है, ना हमें सिक्योरिटी चाहिए, हमें कोई भी खतरा नहीं है। बाहर हम अपने लिख देते हैं कि एफिडेविट पर कि हमें घर छोड़ दिया जाएगा, हमें कोई भी खतरा नहीं। अगर कोई भी हमारे साथ कोई मुदाखलत, हम अपने आप को खुद जिम्मेदार है। लेकिन हमने पीसीआर पुलवामा को फोन किया, हमने डिविजनल कमिश्नर साहब को फोन किया, लेकिन हमारा रेस्पॉन्स कोई भी मिलता नहीं, तो वो अपने टास्क से माफी नहीं हो रहे हैं, जिससे हमारे ये 5 सरपंच सब आज यहाँ जमा हो रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि अगर हमें ऐसा ही प्रॉब्लम रहेगा हम रिजाइन करने पर मजबूर है। मैं आखिर में जानना चाहूंगा, कितने दिनों से आप ईडीआई जो बिल्डिंग है पापोर की वहां पे हैं, और खाने पीने का किस तरह का इंतजाम है, क्योंकि शिकायतें ये भी आ रही है कि खाने का भी कई खातिर खा इंतजाम नहीं किया गया है। ये तो प्रॉब्लम हमें तो तकरीबन किसी को 15 दिन हो गए, किसी को 10 दिन हो गए, किसी को 20 दिन हो गए, किसी को 8 दिन हो गए। ये तो बहुत प्रॉब्लम इनकी है। खाने पीने का ये है कि सुबह से 9 बजे हमें चाय मिलती है, नमकीन वाली चाय, उसके अंडा एक मिलता है और रोटी एक मिलती है। और यहाँ पर इतनी सर्दी हो रही है कि हमने इनको बोला कि हमें पर यहाँ पर ब्लोवर दिया इन्होंने, एक आदमी का मतलब गर्मी होते हैं, और जब कमरे में 4 आदमी बिठा दिया गया जिनको की बीमारी से उठने से भी खतरा है, और कोई लोग इतने बीमार हो गए कि उनका इतना प्रॉब्लम, कोई हॉस्पिटल जाने की इजाजत नहीं दे रही है सर। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मंजूर अहमद बेग जो बात कर रहे थे। और बात हो रही है डीडीसी कैंडिडेट्स के हवाले से कि इस तरह जब सरकार इंतजाम करे, जब सरकार कोशिश करे कैंडिडेट्स को बाहर आने की, तो क्यों ये बाहर नहीं आ सकते? क्या इलेक्शन का मकसद ये है कि इनको फॉर्म भरना है और फिर फॉर्म दाखिल करने के बाद इनको किसी बिल्डिंग में या कमरे में बंद रखना है, इनको लोगों तक जाने की इजाज़त नहीं है? क्या यही मकसद इलेक्शन का है, यही असल इलेक्शन है? मुझे लग रहा है कि जिस तरह अब बार बार हर इलाके से अब इस हवाले से कैंडिडेट्स शिकायतें कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अगर यही रवैया रहा इंतजामिया का सरकार, तो वो अपने फॉर्म वापस लेंगे, वो किसी भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब जब इंतजामिया से पूछने की इस हवाले से कोशिश करते हैं तो वहां से कोई खातिर का जवाब नहीं मिल रहा है। ये कह रहे हैं कि मुसीबत हो गई इनके लिए कि इन्होंने किसी भी इलेक्शन में आने के लिए फैसला लिया है। ये तो घरों से दूर है, और घरों से दूर होने के बावजूद भी इनको किसी होटल में या सरकारी बिल्डिंग में रखा जाता है जहां पे बाहर आने की इजाजत नहीं है। अगर मार्केट से कुछ लाना होता है उसके लिए भी जो इजाजत चाहिए, और इजाजत नामा लाने के लिए मुख्तलिफ जो अफसरान हैं या पुलिस के जो सरबराह हैं उनसे बात करने की पहले कोशिश करनी होती है, उसके बाद ही इजाजत मिलती है। तो ये बड़ा उनके लिए मामला बना है। इन्होंने गुजारिश की है सरकार से कि इस मामले की तौर फिलफोर तवज्जो दी जाए। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे पीपल्स अलायंस के हवाले से। कंफ्यूजन अभी भी बना हुआ है क्योंकि तालमेल की कमी कहीं दिख रही है पीपल्स अलायंस में, उनकी लीडरशिप में, जहां पे कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करने के हवाले से अगर हम बात करें, क्योंकि ज़िला बडगाम के बीरवा इलाके से भी जिस तरह की खबरें कल आई कि वहाँ के पीडीपी कैंडिडेट ने भी वहाँ अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी सीनियर लीडर अली मोहम्मद सागर हमारे साथ बराह रास्त मौजूद है। हम इनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि कंसेंसस क्यों नहीं बन रहा है, क्यों तालमेल की कमी है। और क्योंकि अगर बात करें मीटिंगों में, तो अली मोहम्मद सागर ने हर एक मीटिंग में शिरकत की जो भी पीपल्स अलायंस की मीटिंग हुई है। सागर साहब, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कहीं अब एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी हो रही है पीपल्स अलायंस के लीडरान की तरफ से, वो तालमेल की कमी दिख रही है कैंडिडेट्स को मुंतखब करने के हवाले से? नहीं, कुछ 19-20 का कहीं कहीं होता है, वो ठीक की गया, लेकिन आप हाईलाइट नहीं कर रहे हैं कि बेसिकली डॉक्टर साहब की क़यादत में ये सब हो रहा है और किसी को कोई इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर कहीं किसी पार्टी के आदमी ने अलायंस कैंडिडेट के खिलाफ कागज़ भरा है, वो उस पार्टी का काम है, वो उसको देखे और उस चीज़ को ठीक करे।
सागर साहब, हम अगर बीरवा की बात करें, क्योंकि नज़ीर अहमद खान जो पीडीपी के कैंडिडेट हैं, उन्होंने इल्ज़ाम जो है उमर अब्दुल्ला पे लगाया। उन्होंने कहा कि पहली मीटिंग के बाद ही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जो फैसला लिया था उसके तहत नज़ीर अहमद खान को भी मैंडेट दिया गया था, मगर उमर अब्दुल्ला की मुदाखलत के बाद मैंडेट काटा गया, फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2 सीटें दी गई है। ये सीधा इल्ज़ाम था नज़ीर अहमद खान का उमर अब्दुल्ला पे, जहाँ पे आप फारूक अब्दुल्ला की बात करें। जी जी, जिस साहब का आप नाम लेते हैं शायद वो उमर अब्दुल्ला साहब को नहीं जानते हैं। उमर अब्दुल्ला साहब इन छोटी छोटी बातों में नहीं जाते हैं, ना उसने किसी को कहा है। वो अभी बाहर 10 दिन के बाद आ गया। उनको ये इन चीज़ों उन्होंने ये पार्टी पे छोड़ा है। पार्टी के प्रोविंशियल लेवल पे जो प्रेसिडेंट जम्मू का है, कश्मीर का है, वो इसको डील करते हैं। कोई डॉक्टर साहब तो अबव बोर्ड हैं, उमर साहब अबव बोर्ड हैं, वो इन चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं लेते हैं। जो पार्टी का अलायंस का फैसला होगा वो हम सब पे लागू होगा। अच्छा सागर साहब, ये भी जानना चाहेंगे कि ज़िला बडगाम के हवाले से कहीं ये खबरें आ रही है कि अब पार्टी जो है अपनी तरफ से कैंडिडेट्स खड़ा करेगी। अगर हम बडगाम की बात करें, चाडोरा की बात करें, चारशीब की बात करें, तो क्या ऐसा कुछ है कि अब हर एक पार्टी जो है अपनी तरफ से कैंडिडेट खड़ा करेगी? नहीं, जो कैंडिडेट अलायंस क्लियर करेगी, जिसमें अलायंस के सारे पार्टनर बैठते हैं मीटिंग में, वो जो लिस्ट क्लियर करेगी उसी वी विल गो बाय दैट लिस्ट, वी विल सपोर्ट दैट लिस्ट। तमाम पार्टियां जो हैं उसमें सपोर्ट करेंगे। उसमें उन्होंने वजाहत के साथ वो बात कह दी। सागर साहब, ये भी जानना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है, जो सीनियर लीडर हैं, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पीपल्स अलायंस जो है ये पाकिस्तान के इशारे पे काम कर रहा है। पाकिस्तान के इशारे पे यहाँ मैंडेट दिया जा रहा है। पाकिस्तान के कहने पे इन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, वरना ये पहले इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहते थे। फिर जब पाकिस्तान ने रेड सिग्नल दी, उसके बाद ही उन्होंने फैसला लिया इलेक्शन में आने का। कोई इस पर एतबार करेगा? हमें तो कभी कहा जाता है कि आप हिंदुस्तानी हैं, आप दिल्ली में हिंदुस्तान कहते हो, तो जम्मू में कुछ और कहते हो और कश्मीर में कुछ और कहते हो जी। अब हमें पाकिस्तानी का लेबल वो लगा रहे हैं। अगर उनको कुछ फ़ायदा इससे पहुँचे वो देखें। ये मुल्क में लोगों को गुमराह करने के लिए ये बातें कहते हैं। डॉक्टर फारूक साहब क्या है, उसकी जमात क्या है। 1947 में हमने हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद का नारा दिया था, जबकि कहीं मुसलमानों को मारा जा रहा था, कहीं हिंदुओं को मारा जा रहा था। लेकिन एक वाहिद रियासत थी जम्मू कश्मीर, जिसने शेर क़यादत में ये साबित कर दिया है कि यहाँ हम सब एक हैं। आज हमें ये इल्ज़ाम देंगे, इससे कुछ नहीं होगा। मुल्क के लोगों को ये बात डाइजेस्ट नहीं होगी। सागर साहब, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी सीनियर लीडर अली मोहम्मद सागर बात कर रहे थे, और बात हो रही थी पीपल्स अलायंस के हवाले से, तालमेल के हवाले से उन्होंने बात की, और उन्हें क्लियर किया कि तालमेल जो है वो बराबर बरकरार है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। कहीं एक दो जगह पे जहाँ पे मामला खड़े हो गए थे, वहाँ पे अब सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही बीजेपी के जो सीनियर लीडर ने बात कही थी पाकिस्तान के हवाले से, उन्होंने कहा कि अलायंस जो है वो पाकिस्तान के इशारों पे काम कर रहा है। उस हवाले से भी अली मोहम्मद सागर ने बात की कि हम पे इल्ज़ाम तराशियाँ लगाई जा रही है कि हम कश्मीर में एक बात कर रहे हैं, जम्मू जाके दूसरी, और फिर दिल्ली में जाके तीसरी बात कर रहे हैं। तो आप किस पे भरोसा करें? ये तो आए रोज हम पे इल्जामात लगते ही रहते हैं। कूका कफ लॉजेंजेस गले की खराश और इन्फेक्शन के लिए हमेशा अपने साथ रखिए। तुलसी के गुणों से भरपूर कूका कफ लॉजेंजेस, कभी भी कहीं भी। नाज़रीन, डीडीसी इलेक्शन के हवाले से बात करें तो तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। मुख्तलिफ पार्टी लीडरान जो है वो लोगों से मिल रहे हैं, अपनी पार्टी के लीडरशिप से मिल रहे हैं और बात कर रहे हैं, और मीटिंग का सिलसिला भी बराबर जारी है कि किस तरह लोगों को माइल किया जाए और किस तरह वो अपना दबदबा जो है वो कायम रखे इन इलेक्शंस में। इस हवाले से भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और कश्मीर इंचार्ज जो है तरुण चुग जो है वो आज कश्मीर वारिद हुए और पार्टी लीडरान से उन्होंने बात की है, मीटिंग ली है, और खासकर डीडीसी इलेक्शन के हवाले से मीटिंग में पूरे हालात का जायजा लिया कि कहां पे किस तरह कैंडिडेट्स को खड़ा किया गया है और कितनी चांसेस है जीत के, और किस तरह लोगों को माइल करना है कि वो भारतीय जनता पार्टी के हक में वोट डाले। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ जो भारतीय जनता पार्टी के लीडरान हैं वो इस मीटिंग में जनरल सेक्रेटरी और कश्मीर इंचार्ज के साथ रहे। नाज़रीन, जहां हम इलेक्शंस की बात करते हैं, मुख्तलिफ जो कैंडिडेट्स हैं वो सामने आए, उन्होंने इलेक्शन में जाने का फैसला किया, और जिन हालात में यहाँ पे जम्मू कश्मीर के हालात जो बने हैं, खासकर अगर हम कश्मीर के हवाले से बात करें तो हालात जो है वो कदरे बेहतर नहीं थे, इलेक्शन के हवाले से मौजूद हालात नहीं है। उसके बावजूद भी मुख्तलिफ जो पार्टी कैंडिडेट्स हैं वो सामने आए, मुख्तलिफ जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो सामने आए, और उन्होंने
इलेक्शन में आने का फैसला लिया है और सरकार के लिए एक बड़ी आसानी हो गई कि लोग जो है वो इलेक्शन में खुद आना चाहते हैं और बराबर जो है कंपटीशन है वो दिख रहा है, बराबर लोग जो है वो कोशिश कर रहे हैं इलेक्शन में हिस्सा लेने की। मगर सरकार की तरफ से जो तैयारियां होनी चाहिए थी, जिसके दावे किए गए थे इलेक्शन कमीशन से लेकर रियासत या जम्मू कश्मीर की इंतजामिया तक, वो दावे कहीं ना कहीं मुकम्मल नहीं हो रहे हैं और ज़मीनी सतह पे वो दावे दिख नहीं रहे हैं। डीडीसी के जो उम्मीदवार हैं जिनको इलेक्शन में हिस्सा लेना है, उन्होंने आज ज़िला बडगाम के डीसी ऑफिस के बाहर एहतजाज किया। एहतजाज में इन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि एक तो इनको गाड़ी प्रोवाइड नहीं की जा रही है कि इनको कैंपेनिंग के लिए जाना है। उनका कहना है कि एक गाड़ी उनको दी जा रही है, उसमें कहा जा रहा है कि आप सारे कैंडिडेट उसी गाड़ी में जाओ और लोगों तक पहुंचो। उनका यह भी कहना था कि हम मुखालिफ हैं एक दूसरे के, तो एक दूसरे के मुखालिफ कैंडिडेट एक ही गाड़ी में जाके कैंपेनिंग कैसे कर सकते हैं? क्या ये मजाक बनाया है इलेक्शन कमीशन ने या इंतजामिया ने, जिस तरह उनके साथ मजाक किया गया है? एक तो ये इल्ज़ाम है। दूसरा इल्ज़ाम ये भी है कि उनको सिक्योरिटी नहीं दी जा रही है, वो लोगों तक नहीं पहुंच पाया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार का यही रवैया रहा, अगर इंतजामिया का यही रवैया रहा, तो वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, वो अपने जो नामजदगी कागजात है वो वापस ले सकते हैं। इन लोगों ने और क्या इल्ज़ाम लगाया है, हम आपकी नज़र करते हैं। डीडीसी कैंडिडेट कंटेस्टिंग कैंडिडेट कॉन्स्टिट्यूंसी खान साहब, आज हमने यहाँ पे डीसी ऑफिस बडगाम के सामने धरना दिया है इस वजह से क्योंकि हमने कई बार आईजीपी कश्मीर साहब को कॉल किया, हमने सीईओ चीफ इलेक्शन कश्मीर जो हृदय कुमार साहब है उनको कॉल किया, हमने स्टेट इलेक्शन कमिश्नर साहब जिनकी लैंडलाइन अभी अवेलेबल नहीं है उनके पर्सनल नंबर पे कॉल किया, और हमने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जो हमारे शहबाज मिर्जा साहब डीसी साहब है, ये कम्प्लीटली इनका मिसमैनेजमेंट है। हमें जो है बंद रखा जाता है श्रीनगर होटलों में और हमें ट्रांसपोर्टेशन और न सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है कि ताकि हम अपने इलाकों में जाके अपने वोटर से बात कर सके, कंपेन कर सके, अपने लोगों से उनसे वोट मांग सके। हमें हमारे लिए बहुत बड़ी जुल्म और नाइंसाफी है। जब हम अपने नहीं लड़ सकते हैं तो फिर आवाम के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। मैं जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नर इंतजामिया को और यहाँ डिस्ट्रिक्ट बडगाम के एडमिनिस्ट्रेशन को इंतबाह करना चाहता हूँ कि आपने नौजवानों को कहा है कि आप मेन स्ट्रीम में आइए और लड़िए, लोगों के लिए खिदमत करिए। हम खिदमत करने के लिए तैयार है, लेकिन आपका क्या रवैया है हमारे साथ है? हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमने अपने आप को जान की जोखिम डाल के हमने ये फैसला लिया है कि हम आवाम की खिदमत करेंगे, लेकिन हमें न ट्रांसपोर्टेशन दी जा रही है, बल्कि जो और कैंडिडेट्स है ये फ्रॉड हो रहा है। जो और कैंडिडेट्स है उनको मौका दिया जा रहा है, वो कंपेन करें इस वक्त। और एक आप ये देख लीजिए, अभी 1 बजे है, 1 बजे तक हम अभी बडगाम पहुंचे, फिर हम कब हम कॉन्स्टिट्यूंसी में पहुंचेंगे और वहां कंपेन करेंगे? ये बहुत बड़ी बदनसीबी है हमारे जम्मू कश्मीर के लिए भी, हमारे लोगों के लिए, हमारे लिए भी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन कोई ध्यान नहीं दे रही है। मैं गुजारिश करूंगा और इंतबाह भी करूंगा अपनी एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट बडगाम को कि क्यों आप सोए हैं? व्हाई आर यू इन डीप स्लम्बर? वी आर एजुकेटेड पीपल लाइक यू, वी आर कंटेस्टिंग इलेक्शन इन Kansab because we have to serve the people. If we cannot serve ourselves, we cannot take the rights for ourselves, then how can we defend for our people? How can we serve for the people? हमने एक ही होटल में रखे हैं और एक ही गाड़ी में हमें बोलते हैं कि आप कैंपेन के लिए चले जाओ, लेकिन आप देख लिए इस वक्त कौन सा टाइम है। हम पांच एक दूसरे के मुखालिफ हैं। ये हमें समझ नहीं आता कि हमें पांचों को क्यों इकट्ठे किया है। ये कोई साजिश चल रही है, हमें होटलों में बंद रखा है और आगे कैंपेन चल रही है। नाज़रीन, एक तरफ इल्ज़ाम तराशी कैंडिडेट्स की तरफ से, इंतज़ामिया के हवाले से, सरकार के हवाले से, इलेक्शन कमीशन के हवाले से। दूसरी तरफ ज़िला बांडीपोरा के जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर है डॉक्टर उवैस अहमद, उन्होंने आज डीडीसी इलेक्शन के हवाले से अफसरान के साथ मीटिंग में जायज़ा लिया हालात का और किस तरह इलेक्शन की तैयारी ज़िले में हो रही है। इस हवाले से उन्होंने मीडिया के साथ भी बात की है। क्या कहना है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर बांडीपोरा का, हम आपकी नज़र करते हैं। इलेक्शन के हवाले से पूरी तरह से तैयारी है। ज़िले बांडीपुरा में जो हमारे आरओज़ हैं वो ऑन जॉब हैं और जो नॉमिनेशंस आ रहे हैं, जैसे फर्स्ट फेज़ के भी आए और सेकंड फेज़ के भी आए, थर्ड फेज़ के भी आ रहे हैं, तो ये सारे नॉमिनेशंस वगैरह कलेक्ट किए जा रहे हैं। हमारी तरफ से ऑल सिस्टम्स आर इन प्लेस, ऑल मशीनरी इज़ इन प्लेस, हमारा मटीरियल पूरी तरह से प्लेस में है और गुरेज के लिए भी जो मटीरियल था वो सारा कुछ रवाना किया जा चुका है और ट्रेनिंग्स जिस तरह से दी जानी चाहिए आरओज़ को वो दी जा चुकी हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और पोलिंग पार्टीज़ को भी दी जा रही हैं। तो हमारी तरफ से पूरी तरह से तैयारी है। आवाम से ये गुजारिश रहेगी कि बढ़ चढ़ के
के हिस्सा लें। ये जो नुमाइंदे इनमें से चुन के आएंगे वो वहाँ के तरक्याती जितने भी काम हैं, पंचायत पंच सरपंच जो चुन के आएंगे, पंचायत लेवल पर तरक्याती कामों को अंजाम देने में उनका एक बहुत ही अहम रोल है। वो अभी हाल ही में बहुत सारे कामों में देखा भी गया है कि लोगों की जो बहुत सारी डिमांड्स थी वो पंचायत लेवल पे ही हल हो गई हैं। तो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अपने नुमाइंदे चुनें ताकि आगे जो तरक्याती काम है आसानी से। नाज़रीन, अगर हम ओवरऑल इस डीडीसी इलेक्शन के हवाले से बात करें तो इंतज़ामिया में और कैंडिडेट्स के बीच में तालमेल की कमी दिख रही है, क्योंकि कैंडिडेट्स जहां पे फॉर्म वो भर रहे हैं, जहां पे उन्होंने अपने कागजात दाखिल किए, उसके बाद वो सड़कों पे आके एहतजाज कर रहे हैं, और एहतजाज इंतज़ामिया के खिलाफ, एहतजाज ज़िला इंतज़ामिया के खिलाफ, जम्मू कश्मीर की डिवीजनल इंतज़ामिया के खिलाफ या जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया के खिलाफ, ये बार बार इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इनको वो ताउन नहीं मिल रहा है जो ताउन इनको मिलना चाहिए था, या जिस ताउन का उनको वादा दिया गया था। सिक्योरिटी के हवाले से बात करें, अब जब उनको बंद कमरों में रखा गया है, वहाँ से बाहर आने की इजाज़त नहीं है, वहाँ पे इंतजामात के हवाले से भी ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। सर्दी का मौसम यहाँ पे शुरू हुआ है और वो कह रहे हैं कि गर्मी का भी कोई इंतज़ाम नहीं है। ख़ासकर लोगों तक जाने के हवाले से ये लोग जो है ये काफ़ी गम गुस्से में है, क्योंकि ये लोगों के पास नहीं जा सकते, अपने वोट की अपील नहीं कर सकते हैं, तो कैसे ये लोग इंतखाब लड़ सकते हैं, कैसे ये जीत कर आ सकते हैं। इस तरह का रवैया है जो इंतज़ामिया का है। ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं ये कैंडिडेट्स, और मुख्तलिफ इलाकों में हमने देखा कि ये कैंडिडेट्स जो है एहतजाज कर रहे हैं और इंतज़ामिया के फैसले के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। अगर ये इलेक्शन करना है तो मुझे नहीं लग रहा कि इस इलेक्शन के लिए इस तरह की तैयारी की गई है जैसे वादे किए गए थे, क्योंकि जो ही इलेक्शन की बात आई तो सरकार ने कहा कि इंतजामात किए गए हैं और हर एक कैंडिडेट को सिक्योरिटी दी जाएगी, उसके पूरे लवाजमात जो है वो पूरे किए जाएंगे। लवाजमात पूरे नहीं हुए, कैंडिडेट्स को कमरों में बंद रखा गया, लोगों तक नहीं जा सकते, लोगों से वोट नहीं मांग सकते, तो जमहूरियत किस चीज़ की, इंतखाब किस चीज़ का, हम इसको इंतखाब कहे या हम इसको सिलेक्शन कहे, ये एक सवाल है। कहीं ना कहीं इसका जवाब जो है इंतज़ामिया को देना होगा, इलेक्शन कमीशन को ज़रूर देना होगा। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे जम्मू कश्मीर की तामीर व तरक्की के हवाले से। अगर तामीर व तरक्की की बात करें तो इसमें ठेकेदारों का एक अहम रोल बनता है, क्योंकि जो कोई प्रोजेक्ट सरकार जो बनाती है उस प्रोजेक्ट को पाई तकमील तक पहुंचाने के लिए इन ठेकेदारों का हाथ रहता है, इनका काम रहता है, यही इन कामों को अंजाम देते हैं। मगर साल 2014 के बाद की अगर हम बात करें तो ठेकेदार जो है वो परेशान है। सरकार के पास जो पैसा है वो उनको अभी तक दिया नहीं गया है, और बार बार इन लोगों ने जो इंतज़ामिया है, गवर्नर इंतज़ामिया है, उनसे गुजारिश की है कि उनके पैसे वागुजार किए जाए, क्योंकि करोड़ों रुपयों का मामला है जो लायबिलिटी है सरकार के पास इन ठेकेदारान की। इनका कहना है कि बैंक इंटरेस्ट बढ़ रहा है, उनके बच्चों की स्कूल फीस अदा नहीं हो रही है, उनकी घरेलू हालत जो है वो दिन ब दिन ख़राब हो रही है, मगर सरकार जो है, इंतज़ामिया जो है वो कोई फ़ैसला नहीं ले रही है इन ठेकेदारान के हवाले से। आज इसी हवाले से जो जम्मू कश्मीर कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है, कॉन्ट्रैक्टर्स की सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक बार फिर मुतालबा दोहराया है इनकी जो पैसों की वागुजारी के हवाले से, और सरकार से अपील की है। और इनका ये भी कहना है कि विंटर सीज़न आ रहा है, अब तो यहाँ पे कोई काम भी नहीं हो रहा है, उसके बावजूद भी अगर इनके पैसे नहीं मिले तो इनको आने वाले दिनों में इनको मुश्किलात बढ़ सकती है, बैंक इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। लीडरान का क्या कहना है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, जो चेयरमैन है इस कोऑर्डिनेशन कमेटी के फारूक अहमद डार, उनका क्या कहना है, हम आपकी नज़र करते हैं। फैसला तो ठीक है एक हिसाब से, क्योंकि जो बाहर के स्टेटों में, चाहे वो महाराष्ट्र हो या दिल्ली हो, वहाँ पर भी बम्बई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हर एक साइट को हैंडल करती है, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो ड्रेनेज हो, चाहे वो PHE हो, चाहे वो इरिगेशन हो। ये प्रोसीजर है, मेरे ख्याल से जितने भी यूटी है हिंदुस्तान के स्टेटों में या स्टेट है, वहाँ पर ये प्रोसीजर ऑलरेडी चल रहा है पिछले 40 सालों से। मगर बदकिस्मती की बात है, वहाँ पर फंड्स अवेलेबल है, चाहे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बम्बई हो, कम से कम 2.5 लाख करोड़ उनके पास फंड्स होते हैं, चाहे दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हो, कम से कम 1.5 लाख करोड़ उनके पास फंड्स अवेलेबल होते हैं। यहाँ पर जो हमारी सदनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, उसके पास खाली 150 करोड़ अवेलेबल रहता है फंड्स के हवाले से। मेरे ख्याल से इतना मेंटेन नहीं कर सकता है म्यूनसिपलिटी जितना पोटेंशियल RMB के पास था। अब ये सरकार का फैसला है, चलो देर आया दुरुस्त आया, सही फैसला है या गलत फैसला है सरकार ही जान सकता है। मगर जो भी आउटस्टैंडिंग है ठेकेदारों के पिछले कम से कम 5 सालों से जो आए, रोज़ हम कह रहे हैं, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वहाँ पर हम बात कर रहे हैं लायबिलिटी के हवाले से। सरकार को अगर ये फैसला लेना है,
اس سے پہلے فیصلے سے پہلے جتنی بھی آؤٹ اسٹینڈنگ ہے ٹھیکیدار صاحبانوں کی، جتنی لیبلٹی ہے ٹھیکیدار صاحبانوں کی، اس لیبلٹی کو سرکار کو ریلیز کرنا چاہے. 2019 تک جو لیبلٹی بنی ہوئی ہے 2014 سے لے کے 19 تک، چاہے وہ ٹینڈر ہو، چاہے وہ اپروول ہو، چاہے وہ ایکسٹینشن ہو، جتنی بھی لیبلٹی ہے سرکار کو ہماری طرف سے کم از کم 500 کروڑ کے قریب سرکار کو وہ ریلیز کرنا چاہے. میرے خیال سے تبھی یہاں کا ڈیولپمنٹ کا جو خواب ہے سرکار کو وہ شرمن تعبیر ہوگا. ناظرین، آپ اسپیشل رپورٹ دیکھ رہے ہیں. اسپیشل رپورٹ میں بات کریں گے جموں کشمیر کے پاور ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے. خاص کر کشمیر کی اگر ہم بات کریں، سردیوں کا موسم یہاں پہ شروع ہو چکا ہے اور موسم شروع ہوتے ہی اب بجلی کی نایابی یہاں پہ دیکھنے کو مل رہی ہے. پاور کٹس زیادہ ہو رہے ہیں. اب جب محکمے نے شیڈول بھی مرتب کیا تھا میٹرڈ ایریا کے حوالے سے، نان میٹرڈ ایریاز کے حوالے سے، وہاں سے بھی لوگ شکایتیں کر رہے ہیں کہ وہ جو شیڈول ہے وہ بھی لوگوں کو برابر نہیں مل رہا ہے. ہم شہر کی بات کریں، ہم گاؤں کی بات کریں، ہم قصبہ جات کی بات کریں، تو ہر ایک طرف سے لوگ جو ہے وہ پاور ڈپارٹمنٹ کے خلاف شکایت کر رہے ہیں اور غم غصے کا اظہار کر رہے ہیں. ہندوارہ کی بات کریں، وہاں سے بھی لوگوں نے آج اس محکمے کے خلاف اپنی ناراضگی کا اظہار کیا کہ انہوں نے کہا کہ جو شیڈول ہے اس کے مطابق بھی بجلی ان کو نہیں مل رہی ہے جس طرح محکمے نے وعدہ کیا، اور الزام لگایا لوگوں نے محکمے پہ. لوگوں کا کیا کہنا ہے ہم آپ کی نظر کرتے ہیں. پچھلے 2 مہینے سے آپ دیکھ لیجئے، 2 مہینے سے ہم بالکل کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ ہم نے اپنے مطالبات نہیں پوچھائے. ڈی سی صاحب کو بتایا، ہم نے ایڈوائزر صاحب کو بھی بتایا. ہم نے ایڈوائزر صاحب جو حال جب آئے تھے ان کو بھی ہم نے وہاں پہ بالکل تفصیل ہم نے یہ بتایا کہ قصبہ ہندوارہ کہ اگر ہم بات کروں تو پہلے تجارت کی بات کروں، تجارت کے حوالے سے بات کروں. تجارت کی مطلب جتنے بھی یہاں پہ بزنس ہبس ہیں یا دکاندار ہیں، ان کو دن میں لائٹ چاہیے دکانوں کے لیے، لیکن کہاں ہے لائٹ؟ رات کو پتہ نہیں 2 بجے رات 2 گھنٹہ آتا ہے پاور. اس وقت بھی ہمیں کس چیز کے لیے وہ پاور چاہیے؟ ہمارے دیکھیں بچے اس وقت پریشان ہیں، میٹرک کا ایگزام ہے، ٹی ڈی سی کا ایگزام ہے، بچے بھی پریشان ہیں. ہمارے انڈسٹری سارے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے مارکیٹ میں جتنے بھی دکاندار ہیں بے حد پریشان ہیں. اس کے بعد یہاں کے لوگ گروا جتنے بھی یہاں پہ رہائش پذیر ہے بہت فیڈ اپ ہو چکے ہیں بجلی کی وساطت سے. آج سے 2 مہینے پہلے جب سے اس نے یہاں پہ نئے ایگزام نے یہاں پہ وہ کیا نام ہے ان کا، مقبول صاحب نے چارج سنبھالا. میں نے یہ نہیں کہوں گا مقبول صاحب ہم کو سوتیلی ماں کا سلوک کر رہے ہیں، لیکن اس کی جب سے آمد وہاں پہ تشریف آوری ہوئی وہ اس کرسی پہ، تب سے ہمیں بالکل لائٹ نہیں مل رہی ہے، 2 گھنٹے بھی نہیں مل رہی ہے. اور کہتا ہے کہ آرم پورہ والے بند کر رہے ہیں. آرم پورہ تو ان کا گرڈ ہے، وہ ان کی پرابلم ہے، وہ آرم پورہ والوں سے وہ پوچھ سکتا ہے، نہ کہ ایک عام انسان ان سے پوچھ سکتا ہے. ہم کہنا چاہتے ہیں کہ اب ہمیں پروٹیسٹ کرنے کے لیے ہم نے ڈیٹ مقرر کیا ہے. کل یا پرسوں تک انشاءاللہ الرحمن ہندوارہ میں ایس پی صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں، یہاں کے اے ڈی صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں. ہم پرامن پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ بجلی کی وساطت سے ہم بے حد پریشان ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمیں سڑکوں پہ خود لایا اور اس کی تمام تر ذمہ داری بجلی آفس کے ایگزام کے اوپر ہو جائے گی، کیونکہ وہ اس چیز کے لیے سیریس نہیں ہے. نہ وہ ہمیں کوئی مطمئن جواب دے رہا ہے، بس ہمیں ٹال مٹول کر رہا ہے. ناظرین، لوگوں کی بات ہمارے ساتھی شمیم احمد نے وہاں کے جو ایگزیکٹو انجینئر ہیں محکمہ بجلی کے ان تک پہنچائے کہ لوگ جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے، وہ غم غصے کا اظہار کر رہے ہیں، ان کو پاور سپلائی نہیں مل رہی ہے. ایگزیکٹو انجینئر جو ہے ہندوارہ جو ڈویژن کے محمد مقبول، ان کا کیا کہنا ہے لوگوں کے احتجاج کے حوالے سے ہم آپ کی نظر کرتے ہیں. بیسیکلی اس میں ایک چیز ہے کہ جو ہی ونٹر سیزن اسٹارٹ ہو گیا ہے، لوگوں نے جو گرمی کے گیجٹس ہیں انہوں نے وہ استعمال کرنے شروع کیے ہیں. بیکاز آف دیٹ کہ سسٹم اب اوور ہول ہونے لگا ہے. اس میں ایک چیز ہے کہ اگر لوگ اس میں یہ گیجٹس آف دیئر اون نکالیں یا منیمم یوز ان کا کریں گے تو اس سے ہماری جو ہے لائٹ کا جو سسٹم ہے آلموسٹ، جس میں آج کل دیکھ رہے ہیں ہم بچوں کا ایگزام بھی چل رہا ہے اور اس میں بچے بہت سفر ہو رہے ہیں اس چیز کی لائٹ کی وجہ سے. اگر جنرل پبلک اس میں یہ تعاون دے ڈپارٹمنٹ کو کہ منیمم یوز کریں وہ ہیٹنگ ایجنٹ کا ایٹ لیسٹ، اس میں ہماری یہ ہوگی کہ پاور پوزیشن جو ہماری بیٹر رہے گی اس چیز میں. باقی جو گورنمنٹ نے آلریڈی ان پلیس کیا ہے curtailment schedule, we are strictly abiding that schedule, and we provide the power supply to the general consumers as per the schedule. However, اس میں ایک چیز ہے کہ
कि दिस बिकॉज ऑफ दिस एक्सेसिव लोड जो पब्लिक अंडरस्टोर्ड लोड रादर आई विल टेल यू अंडरस्टोर्ड लोड इस्तेमाल कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट उसमें हमारा एडिशनल दिस फोर्स कट हो रहे हैं फ्रॉम द ग्रिड स्टेशंस एंड सब स्टेशंस। चलिए नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। मुझे मेरी पूरी टीम के साथ, मेरे कैमरा पर्सन आबिद कादिर, मेरे ऑनलाइन एडिटर खालिद मुश्ताक के साथ इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त, आप अपना ख्याल रखेंगे, हमें दुआओं में याद रखेंगे।